हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें जितना मजा आया पिछली क्लास में पढ़ने में, मुझे भी उतना ही मजा आया पढ़ाने में। तो मुझे ये बताओ, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? झट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिए थे एलिमेंट्स, राइट। और उससे पहले हमने पढ़ लिया था सेल क्या होता है ना, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, बायर सेलर क्या होता है, गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गुड्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था पिछले टॉपिक्स में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, क्या मनी गुड्स होती है नहीं होती है? सर मनी गुड्स नहीं होती, यानी कि अगर जो मनी करेंसी सर्कुलेशन में है तो वो करेंसी है, वो गुड्स नहीं है। और अगर कोई भी करेंसी सर्कुलेशन से आउट हो चुकी है, चाहे वो ये पुराना नोट हो, चाहे वो ओल्ड रेयर कॉइन हो, तो वो करेंसी नहीं है, वो क्या मानेंगे? वो गुड्स मानेंगे। यानी आप क्या लिख सकते हैं? ओल्ड, एसएमएस लिखिए, राज की बात लिखिए। क्या राज की बात लिखिए? बोल रहा हूं मैं, ओल्ड रेयर कॉइन गुड्स होते हैं, या ओल्ड रेयर करेंसी जो सर्कुलेशन में नहीं है वो गुड्स होते हैं। लेकिन करंटली जो सर्कुलेशन में मनी है वो गुड्स नहीं होते। समझ में आई ना बात? और एक्शनेबल क्लेम कोर्ट केसेस भी गुड्स नहीं होते। बाकी तो क्या गुड्स होते हैं आपको पता ही है, एक ही ट्रिक है, अगर वो मूवेबल है तो वो क्या है? गुड्स है। फिर क्या पढ़ लिया था? गुड्स कितने टाइप के होते हैं? सेक्शन 6 टाइप के होते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। अनअसर्टेन, असर्टेन, स्पेसिफिक, फ्यूचर, और अगर तुम मिल जाओ गुड्स बेच देंगे हम, कंटिंजेंट। सर मजा आ गया था, पढ़ गए? ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जनरल और स्पेसिफिक, यही बात समझ में आ गई थी। प्राइस, जूते दो पैसे लो, शेल्डन वर्सेस कॉक्स। हाँ सर, और ये वाली बात, ठीक है, हिंदू का खून हो, मुस्लिम का खून हो, खून तो खून ही है। कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो, बात एक ही है। अब जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात की, सेल्स ऑफ गुड एक्ट नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट सर नाम है सेल्स ऑफ गुड्स। लेकिन जैसा नाम वैसे काम के साथ साथ हम इसमें कवर करते हैं एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि जो मैं बेच रहा हूं अभी वो तो है ही है, लेकिन जो मैं फ्यूचर में बेचूंगा वो भी अपने आप में सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल का चक्कर क्या है, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फॉर द सेलर टू बायर, वो क्या कहला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या वर्ड लिखा है? ट्रांसवर्ड, है ना, यानी कि हो चुका है, यानी पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में आप बात कर सकते हैं। लेकिन खतरनाक बात जो किसमें लिखी है? एग्रीमेंट टू सेल में, वेयर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस, यानी कि फ्यूचर में टेक प्लेस होगा ट्रांसफर, यानी फ्यूचर में वो बिकेगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, राइट। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ गई ना बात? तो सर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 समझ में आ गई बात? सबसेक्शन याद ना रखो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में चल जाएगा, आप सेक्शन याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, पहले से ही आपके लिए बॉम्ब बना रखा है, राइट। एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। अब मुझे बताओ, एग्रीमेंट टू सेल जो मैंने किया वो सेल कब होगा? मतलब वो सेल की कैटेगरी में कब गिना जाएगा? अब देखो, अगर मैंने कहा कि मान लो आज है ना 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई, समझ बात? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट का बर्थडे क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 जुलाई को करना है, इसलिए जानबूझ के 1 जुलाई ले रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। यहां मैंने एग्रीमेंट किया, मैंने कहा सामान बेचूंगा, है ना, मान लो 10 अगस्त को, तो सामान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 अगस्त को, गुड्स बनाऊंगा आपको बेचूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ये सेल में कब कन्वर्ट होगा? सबसे पहला केस सेल में कब कन्वर्ट होगा? जब 10 अगस्त आ जाए और मैं आपको सामान बेच दूं, तो एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाएगा कब? जब एक्चुअली में वो सेल हो जाएगी, यानी जब वो टाइम इलेप्स, यानी कि टाइम खत्म हो जाएगा। समझ में आई ना बात? टाइम क्या हो गया? जब वो टाइम खत्म हो गया तब, राइट। या फिर कुछ कंडीशन मैंने जो डाली हुई है वो पूरी हो जाए, और उसके पूरा होते ही वो एग्रीमेंट टू सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे? अभी होता, अगर मैं सामान बेच रहा हूं किसी ग्राहक को,
ठीक है, तो मैं उसे बताओ सामान कब देना चाहूंगा, बताओ, मैं उसे सामान तब देना चाहूंगा कि जब फ्यूचर में जब वो गुड्स मुझसे लेने आए तो भैया पहले पैसा ले आए, अपना सपना मनी मनी है ना, पैसा लिया है। तो मैंने उससे बोला कि भाई टाइम वाली बात तो अलग हो गई कि जिस दिन का मैंने टाइम दिया उस दिन टाइम खत्म हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में, क्योंकि मैं उसे उस दिन बेच दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या डाली, कंडीशन मैंने ये डाली भाई जिस दिन तुम सामान लेना हो ना उस दिन 100% मनी साथ में लेते आना, ठीक है ना। मैं एक हाथ दूंगा सामान और दूसरे हाथ से पैसा लूंगा, है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो, बिल्कुल कॉन्करेंट चलेगा मामला। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंडीशन क्या है, पैसा देने की। जैसे ही वो कंडीशन पूरी होगी मैं झट से उसे क्या कर दूंगा, सामान ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि वो तो बना रखा है, राइट। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल, या तो टाइम लैप्स हो जाए या तो क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया। सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। और सेल करने के लिए जो मैंने कंडीशन डाली वो कंडीशन पूरी हो जाए। वो कंडीशन क्या हो सकती है, पूरा पैसा, राइट। सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर, इज टू बी ट्रांसफर, या तो टाइम या वो शर्त जिसके ऊपर मैंने ट्रांसफर करने की कंडीशन लगा रखी है। बात समझ में आ चुकी होगी। अब आती है बात, सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन अगर डिफरेंस पता लग जाए, है ना, तो मजा ही कुछ और हो जाए, राइट। तो देखो ध्यान से अपने नोट्स में भी और सामने स्क्रीन पर भी कि सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से पढ़ेंगे भाई और बहनों, ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आप समझ चुके हो कि भाई सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। यानी सिंपल सी बात, अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है ना, तो सेल क्या होगा, सेल होगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, राइट, लेन देन हो चुका है। यानी कि सेल मतलब कह दो आप समझने के लिए पास्ट टेंस, पास्ट में चलेगी बात। और ये क्या होगा, ये होगा फ्यूचर। एग्रीमेंट टू सेल मतलब मैं सेल करूंगा पर फ्यूचर में करूंगा, राइट। ध्यान से देखो क्या लिखी है बात, ये टाइप में आ जाती है बात जो मैंने तो बताई। बेसिक ही समझ में आ जाएगा तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, अब तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड है ना, पास्ट टेंस क्या लग गया, ईडी। याद होंगी धुंधली धुंधली यादें, ताजा कर लो, घुटनों पे थोड़ा स्ट्रेच दो, है कि नहीं बात, याद आ गई ना बात। तेरी याद साथ है किसकी, चैप्टर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जीक्यूटेड क्योंकि सेल हो चुकी है ना, सेल बेच दिया, एग्जीक्यूटेड। फ्यूचर में बेचूंगा, बेचूंगा, बेचूंगा तो एग्जीक्यूटरी, ठीक है ना। यानी कि कंसीडरेशन दोनों तरफ से पेड हो चुका है, यानी दोनों तरफ से कंसीडरेशन जा चुका है। मैंने सामान दे दिया, तुमने पैसा दे दिया, राइट। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसीडरेशन इज टू बी पेड एट द फ्यूचर डेट। कंसीडरेशन फ्यूचर में जाएगा। कैसे, अगर मैंने सारा एडवांस ले लिया तो भी भाई गुड्स तो फ्यूचर में ही दूंगा ना, क्योंकि आम फ्यूचर में आएंगे, केक फोटो वाला फ्यूचर में बनाऊंगा, है कि नहीं बात। कंसीडरेशन फ्यूचर में ही जाना है, राइट। समझ गई बात। अब देखो प्रॉपर्टी इन गुड्स, अगली बात। अब पढ़ते हैं मुद्दे की बात, प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था, क्या बताया था भाई बहनों, प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। और वो हम किसकी बात करते हैं, सेल्स और गुड्स में बात करेंगे तो जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। तो प्रॉपर्टी मीन्स सर ओनरशिप, ठीक है। अब बताओ ओनरशिप सेल में कब पास हो जाती है, जब मैं बेच रहा हूं तब हो जाएगी पास, या मुझे फ्यूचर में कल को देनी पड़ेगी, कब पास होगी। सर पास हो जाती है इमीडिएटली। सर बात समझ में आ गई। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब जाएगी, ओनरशिप मालिकाना अधिकार कब जाएगा, सर वो जाएगा फ्यूचर डेट पर। लंदन लंदन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गई बात। हाँ सर समझ आ गई बात। अगली बात देखो, रिस्क, ठीक है। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है कि नहीं बात। तो बताओ रिस्क का क्या होगा, सेल अगर हो गई, रिस्क का मतलब है अगर वो गुड्स टूट गया, गिर गया या डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई भाई, ठीक है, राइट। अब ये बताओ मैंने सामान खरीद लिया, बेच दिया, सेल हो गई, ठीक है। अब तुम गए दुकान पे, तुमने कुछ सामान खरीदा, राइट। तुम थैले में लेके जा रहे थे, रास्ते में थैला फट गया और सामान सारा नीचे,
मान लो ओपन चावल वगैरह थे तो नीचे गिर गए। अब तुम क्या बोलोगे दुकानदार से, उठा ले भाई, है ना, मेरे पैसे वापस दे, मुझे नहीं पता, तेरी दुकान के बाहर गिरे। ना मुन्ना ना, जैसे ही सेल हो गई, आपने सामान ले लिया, पैसा दे दिया, जैसे ही आपने थैला उठाया, तो जो भी सामान गिरा वो रिस्क आपका है। आपको नए सामान के लिए नया पैसा देना पड़ेगा। सेलर, है ना, उस सामान का लॉस नहीं झेलेगा क्योंकि वो सेल हो चुकी है। जैसे ही सेल हो गई, सेल होते ही रिस्क ऑफ लॉस बायर के पास पहुंच जाता है। ठीक है ना बात? तो क्या लिखोगे? रिस्क सेल होते ही ट्रांसफर हो जाता है टू बायर। समझ में आ गई बात सर? अब देखो एग्रीमेंट टू सेल, केक वाले एग्जांपल लेता हूं, केक वाले एग्रीमेंट टू सेल है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एडवांस दे दिया थोड़ा सा और मैंने कहा केक बनना चाहिए शानदार, ट्रिपल स्टोरी, है ना, बड़ा सा केक बनवाया मैंने अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते केक मेरे घर तक पहुंचने से पहले, होम डिलीवरी अगर है, पता लगा रास्ते में, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय था उसने वो केक क्या किया, खराब कर दिया, राइट, या फिर वो केक रास्ते में उसकी गलती से डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो बेचारा भले ही खून के आंसू रो रहा हो, सर मुझसे गलती होगी, सर मैं मुझे माफ कर दो सर। तो ये बताओ, अगर आपने वो केक की कीमत, है ना, पूरी नहीं दी है तो क्या आप उसे और दोगे? नहीं दोगे। आप कहोगे भैया तुम्हारी गलती है, मैं, एक तो मेरा बर्थडे खराब हो रहा है और मैं केक खराब घर में कैसे ले जाऊंगा, तो गिर गया सारा। अगर पूरी कीमत दे दी, ठीक है, तो भैया क्या करोगे आप? डैमेजेस क्लेम करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं, आपको पूरा पैसा मिलेगा। इसका मतलब एग्रीमेंट टू सेल में जो अगले हफ्ते मुझे मिलने वाला है उसमें अगर वो सामान खराब हो जाए तो उसमें बायर की कोई गलती नहीं होती, सेलर ही उस नुकसान को झेलता है। इसलिए क्या लिखा है? रिस्क नॉट ट्रांसफर टू बायर। रिस्क बायर को ट्रांसफर नहीं होता। समझा के बाद? रिस्क बायर को ट्रांसफर नहीं होता। समझा के बाद? रिस्क किसका है? सेलर का है। यानी कि भाई वो कहावत सुनिए ना बचपन में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोलना जरा फिर से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर इसका मतलब हमारे लेक्चर से क्या है? हमारे लेक्चर में लेने देना है जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। ठीक है, तो क्या लिखेंगे राज की बात? ये राज की बात लिख लेना बहुत ध्यान से। जिसकी ओनरशिप, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। समझना की बात? राइट। तो जैसे कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। तो यहाँ ओनरशिप किसकी है सेल में? बायर की, तो वो रिस्क झेलेगा। यहाँ सामान की ओनरशिप किसकी है? ठीक है, बायर की नहीं, अभी सेलर की है। सेलर फ्यूचर में बेचेगा तो भैया रिस्क बायर नहीं झेलेगा, सेलर को झेलना पड़ेगा। राइट। अगली बात आती है, सर इसको बोलते क्या है? मंगल ग्रह की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से, जस्ट इन रैम। यानी सुनना बहुत ध्यान से, अगर गुड्स खराब हो जाते हैं सेल में, ठीक है ना, सेल करी मैंने और पता लगा गुड्स खराब निकले, ठीक है, किसकी गलती है? यानी गुड्स खराब निकले घर जाके, और वो किसकी गलती थी? सेलर की गलती थी। ठीक है जी बात, किसकी गलती मानी गई? सेलर की गलती मानी गई। सबसे पहले अब दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मैं सामान लेके आया, वो खराब निकला अंदर से, सेलर को पता लग गया भाई मेरी गलती है, मैंने सामान खराब दिया है। ठीक है, जैसे मिठाई की दुकान पे गए, पता लगा मिठाई उसने खराब दी है। अब अगर गुड खराब निकले हैं तो किसकी गलती होगी? सेलर की गलती होगी। सबसे पहला राइट, ये बताओ क्या सीधा ही पीटना शुरू कर दिया सेलर को? सामान कैसे खराब दिया तूने, ये इंसल्ट करा दी हमारी, घर में मेहमान आए थे, खराब मिठाई दे दी, है कि नहीं बात? अभी 2 मिनट पहले लेके गया हूं और देखा तो उसमें, है ना, वो खराब निकली, फंगल लगी हुई उसमें। अब बताओ, नहीं, आप सेलर का गर्दन नहीं पकड़ेंगे। आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा भाई सामान बदल दे। ठीक है ना, यानी पहला राइट होगा राइट्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। जो सामान है, जो गुड्स है ना, जो सामान है वो भाई तुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जज साहब ने ये बोला, जब सेल के केस में सामान खराब निकल जाए, ठीक है ना, राइट, तो पहले आप सेलर से लड़ना नहीं है, पहले सेलर से अपना सामान मांग लो, भाई मुझे सही सामान दे दे, तूने खराब सामान दिया है। अमेजोन से कुछ मंगाया, ठीक है, अमेजोन से फोन मंगाया, आपने रिकॉर्डिंग करके पैकेट खोला, है ना, वो कहते भी ना रिकॉर्डिंग करके पैकेट खोलो, फोन की जगह निकली रिंग सुप्रीम की टिक्की। अब बताओ, आपने कहा भाई ये क्या है? ठीक है,
तो आप सीधा सेलर से नहीं लड़ेंगे। सेल्स ऑफ गुड कहता है पहला आपका राइट ये होगा सेल के केस में आप अपनी प्रॉपर्टी मांगे। वो कहते हैं भैया सामान के डब्बे में मंगाया फोन था, निकला साबुन, तो भैया मेरा सामान दे दो वरना मैं कंज्यूमर कोर्ट इस तरह का आप धमकी दे सकते हो। तो पहला राइट आपका क्या है? मारपीटाई लड़ाई नहीं करनी, सीधा प्रॉपर्टी मांगो। जो सामान खराब निकला भाई उसे चेंज कर दो। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? हाँ सर समझ गए। अगली बात एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है ना, एग्रीमेंट टू सेल है, राइट। तो आप उस केस में, ठीक है, आप उस केस में सामान तो मांग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेलर ने क्या किया, सेलर ने वो सामान आपको देने की बजाय किसी और को, है ना, किसी और को सेल कर दिया, सम अदर पर्सन, है ना, राइट। आपकी जगह किसी और को पहले से ही किसी और को सेल कर दिया। अब आप लॉ क्या बोलता है, आप उसे ये नहीं बोलोगे भाई तेरे को मैंने बोला था ना कि अगले साल जितनी भी फसल होगी वो मेरी होगी। भैया वो पहले से ही फसल काट के किसी और को बेच चुका है। अगले साल तुम्हारी खेती में मैंगो वाला एग्जांपल थे, जितने भी मैंगोज होंगे वो मेरे होंगे, वो पहले से क्या कर चुका है, किसी और को बेच चुका है। या केक वाला एग्जांपल लो, अब जो अगले हफ्ते मैंने जो ऑर्डर दिया वो केक मेरा होगा, पता लगा किसी और को उसने बेच दिया पहले से ही, तो वो प्रॉपर्टी तो उसके पास है ही नहीं। वो कह रहा है सर ना मेरे पास क्रॉप है ना मेरे पास आपका केक है, अब बताओ क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैंने तो वो किसी और को बेच दिया, चाहे लालच में कोई ज्यादा दाम दे रहा हो इसलिए उसने बेच दिया। अब आप क्या करोगे, मुद्दा ये है। अब राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी निकाल, गुड्स निकाल, ऐसा तो बोल ही नहीं सकता मैं, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स उसके पास नहीं है, सेलर के पास। तो भैया जज साहब ने कहा अब बताओ अंकुर सर आप क्या करोगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अरे प्यारे बालको ये बताओ क्या करोगे। तुम पता क्या बोलोगे, सर गुस्सा आ रहा है, सामान नहीं दे रहा ना, तो तू क्या करेगा, डैमेज देगा। और डैमेज पता क्या मांगोगे आप, एक MP माइनस CP सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। और अगर कोई स्पेशल डैमेजेस हैं, ज्यादा का स्पेशल डैमेजेस, अगर कोई स्पेशल डैमेजेस हैं तो साथ में आप प्लस स्पेशल डैमेजेस भी आप मांग सकते हो। ठीक है, तो गुड्स मांगने की बजाय, क्योंकि गुड्स में मांग क्यों नहीं सकता, क्योंकि गुड्स तो सेलर के पास है ही नहीं, वो तो किसी और को बेच चुका है। तो गुड्स मांगने की बजाय, ठीक है, मेरे को क्या मांगना पड़ेगा, राइट अगेंस्ट द पर्सन, उस पर्सन से लड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, और वो मुझे MP माइनस CP डैमेजेस देगा, याद होगी बात, और स्पेशल डैमेजेस भी देगा। ठीक है, अब मंगल ग्रह की भाषा में इन दोनों को बोला क्या जाता है। तो जज साहब ने बोला कि भाई सिंपल सी बात, अगर सेल का केस है तो मैं उसे नाम दूंगा जस्ट इन रैम। सर जस्ट इन रैम, ये क्या बात होगी, जस्टिन बीबर तो सुना था, ये जस्टिन रैम क्या होता है। तो नलायको, जैसे जस्टिन बीबर है ना ऐसी जस्टिन रैम है। तो जस्ट मत लगाना, पहली बात, एक तो वो जस्ट है, जस्ट मतलब राइट, जस्ट मतलब राइट, इन मतलब अगेंस्ट, और रैम मतलब होता है प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं बात बोलूं तो जस्ट इन रैम का मतलब है राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, कि मैं प्रॉपर्टी क्लेम करूंगा। प्रॉपर्टी मतलब क्या है, गुड्स। मैं गुड्स को क्लेम करूंगा और कहूंगा भाई तूने गलत सामान बेचा है, ठीक है, मुझे सही सामान दे जो मैंने मांगा। अगला आता है जस्ट इन पर्सोनम। ठीक है, देखो क्या वर्ड आ रहा है यहां, पर्सन। अब इससे ही पता लग रहा है जस्ट इन पर्सन, यानी कि जस्ट मतलब राइट, इन मतलब अगेंस्ट, और पर्सन मतलब कोई इंसान, यानी कि राइट अगेंस्ट पर्सन, यानी पर्सन पहचानना तो बहुत आसान है ना, लैटिन वर्ड्स में, राइट अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, और पर्सन का क्या लगा दिया, नम, तो हम क्या याद रखेंगे, परसोनम। और ये मत कहना सर इसमें तो सोनम भी है, ठीक है, सोनम से क्या लेना देना है, ठीक है ना, तो हम क्या याद रखेंगे, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन बीबर की तरह जस्ट इन रैम और जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड राइट अगेंस्ट द पर्सन। राइट, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। अब आती है बात अगली सर, लॉस के केस में ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। लॉस अगर हुआ तो ये तो ऑटोमेटिकली डिस्कस कर ही चुका हूं। अगर सेल में लॉस हो गया, यानी सेल के बाद वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो नहीं ना बात, यानी कि मैं सामान लेके आया, जब सामान लिया चेक करके लिया, राइट, चेक करने के बाद जैसे मैं घर जा रहा था वो थैला फट गया, है ना, उसमें आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय हो गया। गलती किसकी,
गलती किसकी भाइयों बहनों, गलती किसकी? हमारी गलती है। तो जज साहब ने कहा बायर का लॉस होगा क्योंकि ओनरशिप क्या हो चुकी है? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। और मैंने आपको पहले बताया जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क और उसी का लॉस। यहां अगर सामान जल गया, यानी कि यहां अगर केक खराब हो गया, ठीक है ना, यहां अगर केक खराब हो गया, या फिर वो क्रॉप क्या हो गई? क्रॉप भैया जल गई, फायर, आग लग गई, ठीक है ना। कब आग लगी? सेल को एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट होने से पहले आग लग गई। समझ गए ना बात? यानी अगले हफ्ते जब मैं पहुंचा तो मुझे सेलर ने बताया कि भाई गुड्स खराब हो चुके हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है ना, सारी क्रॉप जल गई या वो केक खराब हो गया। तो भैया क्या मैं उसे पैसे दूंगा? क्या तुम उसे पैसे दे दोगे? बताना जरा। ना मुन्ना ना, नहीं ना। इसका मतलब क्या है? जज साहब ने क्या बोला? अगर फ्यूचर की सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है, तो लॉस किसका होगा? लॉस सेलर का होगा। रीजन आपको बता चुका हूं क्यों। बिकॉज ओनरशिप नॉट पास्ड, ओनरशिप बायर के पास नहीं हुई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। यहां सेलर के पास ओनरशिप है तो सेलर का ही लॉस माना जाएगा। अब देखो ऊपर हमने जो राइट्स पढ़े है ना, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, आप क्या करोगे? गुड्स मांगोगे। राइट अगेंस्ट द पर्सन, आप उससे क्या करोगे? सामने वाले पर्सन से लड़ोगे। ऐसी देखो सेम सी ही बात यहां लिखी है। अगर सेलर ने धोखा दे दिया, समझ ना बात, अगर सेलर ने धोखा दे दिया तो क्या होगा? बायर का क्या राइट है? सेम जो ऊपर पढ़ा है। तुम एज अ बायर, ग्राहक, क्या करोगे? तुम दुकानदार के पास जाओगे या अमेजन वालों को कॉल करोगे और बोलोगे भैया गलत भेज दिया भाई, सामान ढंग से भेज दो वरना कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट की खास बात यह है कि वो संडे में भी खुला होता है, ठीक है ना। तो उसे धमकी दोगे, यानी अपना सामान क्लेम करोगे, रिकवर द गुड्स। और क्योंकि अगर सामान लेट आया आपका, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ, ठीक है, तो आप एमपी माइनस सीपी के डैमेजेस और प्लस स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। समझना ना बात? समझना की बात? सेम बात तो हो गई। बस क्योंकि राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी लिखा है, क्योंकि वो राइट की बात चल रही, तो राइट कौन सा डिस्कस है? जसिन रैम। और यहां राइट कौन सा है? जसिन परसुनम। सेम बात यहां लिखी है। बायर का क्या राइट है? क्योंकि गुड्स तो वो किसी और को बेच चुका है। वो कह रहा है कि भैया मैं तो किसी और को बेच दी, बताओ कर लो क्या कर लोगे, कर लो क्या कर लोगे। तो हमने क्या बोला? गुड्स के खिलाफ राइट ही नहीं ले सकते क्योंकि गुड्स तो मिलेगा ही नहीं। तो बायर का राइट है टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द पर्सन। आप उस पर्सन से डैमेजेस क्लेम करोगे, गुड्स का क्लेम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर सेल हो गई है तो पहला हमेशा राइट मिलेगा आपको, गुड्स क्लेम करो और डैमेजेस क्लेम कर लो। और यहां गुड्स ही नहीं देने को तैयार सेलर, तो फिर आपके पास क्या राइट है कि भाई गुड्स तो है नहीं, डैमेजेस दे। डैमेजेस वही एमपी माइनस सीपी भी कर सकते हो आप, और स्पेशल डैमेजेस भी ले सकते हो। स्वीप फॉर इंजंक्शन, इस तरह के डैमेजेस भी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े, वो सारे डैमेजेस यहां एज इट इज एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी कि ये डिफरेंस हमें याद रखना है। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, तुमने अपने घर में कोई भी, चाहे कार हो चाहे कोई व्हीकल हो, ठीक है, क्या ईएमआई सिस्टम पे लिया है? सच से बताना भाई और बहनों, सच से बताना, क्या ईएमआई सिस्टम पे कार वगैरह खरीदी है? जिसमें आप किसके पास जाते हो? पहले आप जाओगे किसी शोरूम पर, मान लो मारुति के शोरूम पे गए, फिर शोरूम वाले से बोला भाई सारे पैसे कैश दे पाऊंगा, ठीक है ना, थोड़े थोड़े करके दूंगा, ईएमआई मान दो यार मेरी। उन्होंने क्या किया? बैंक से कांटेक्ट किया, याद आ रहा है? बैंक क्या करता है? प्रैक्टिकली क्या होता है? बैंक क्या करता है? बैंक मारुति वालों को पूरा पैसा दे देता है, ठीक है, ध्यान समझना, राइट। तुम किसके पास पहुंचे? मारुति। मारुति ने किससे टाइप करा लिया? बैंक से। बैंक ने क्या किया? बैंक को पूरा पैसा दे दिया मारुति वालों को कि भैया कार 10 लाख की है, 10 लाख की कार दे दी। समझ बात? अब तुम क्या करते हो उसके बाद? तुम बैंक को हर महीने ईएमआई देते हो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की, और तब तक देते रहते हो जब तक तुम्हारा 10 लाख का लोन, मान लो 10 लाख का लोन है, 10 के 10 लाख रुपए क्या ना हो जाए? पूरे ना हो जाए, राइट। अब
ये जो ईएमआई सिस्टम आपने बनाया है, इसे आम आदमी की भाषा में बोलते हैं लोन ले लिया बैंक से, कार लोन चल रहा है जी, कार लोन। अगली बात, टेक्निकल भाषा में बोला जाता है हायर परचेज। ठीक है, इसलिए आपके नोट्स में जानबूझकर मैंने कार की फोटो ही लगा रखी है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन। अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, बिल्कुल बात घुटनों तक पहुंच जाएगी। मुझे ये बताओ, वो गुड्स यानी कि कार आपकी कब मानी जाएगी? कब वो कार आपकी मानी जाएगी? ध्यान से बताइए भाई और बहनों, ध्यान से बताइए, आपकी कब मानी जाएगी? वो कार कब मानी जाएगी? जब आप उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, यानी कि जब आप उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, आखिरी ईएमआई पे कर दोगे, तब वो कार आपकी ओनरशिप में आएगी। समझ में ना बात? तब तक वो कार किसकी रहती है? तब तक वो कार का पोजीशन आपके पास रहता है। ठीक है ना? यानी आपके पास पता क्या होता है? स्पेशल ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी यानी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है आपके पास। रियल ओनरशिप एक तरीके से किसके पास होती है? बैंक के पास। तो जब तक आप बैंक का लोन नहीं चुकाते तो एक तरीके से बैंक उसका क्या माना जाता है? ओनर माना जाता है। आप बिना बैंक की परमिशन के वो कार किसी और को नहीं बेच सकते। अगर आप बैंक के परमिशन के बिना बेचोगे तो बैंक केस कर देगा। तो बैंक पता क्या बोलता है? या तो सारा पैसा हमें इकट्ठा दे दो, ठीक है ना, ईएमआई जितनी बन रही है वो छोड़ो, आपकी पेमेंट कितनी रह रही है, मान लो 7 लाख है, 7 के 7 लाख दो, कार आपकी किसी को बेचो, ठीक है ना। या फिर अगर आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जिसको आप कार बेच रहे हैं ना, उसको बताना पड़ेगा भाई मेरी ईएमआई चल रही है, तू भर दियो वो ईएमआई और वो पैसे मेरे काट ले जाए। तो बैंक को तो अपने पैसे से मतलब है। बैंकर सिर्फ एक ही काम के लिए काम करता है, भैया मेरे को पैसा और ब्याज दो। इंटरेस्ट ही बैंक का बिजनेस है यार, वो तो इसलिए काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब ईएमआई। अब लोगों ने कहा ईएमआई सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, ईएमआई सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, लीज की ईएमआई भी होती है, हायर परचेज की भी होती है, और बहुत सारे तरीके हैं हमारे देश में ईएमआई सिस्टम चलाने के। ये कैसे पहचान होगी कि एक जो ईएमआई है वो सिर्फ हायर परचेज ही है? ठीक है ना, क्या ईएमआई है? हायर परचेज ही ईएमआई सिस्टम में चल रहा है, यानी हायर परचेज के अलावा आप इसको कोई और नाम दे ही नहीं सकते। ये कैसे पहचानूं? मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी की है? ठीक है, समझ में ना बात? तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक बताने पड़ेंगे ना। अब आम कितने तरह के आते हैं, राइट? मैं कैसे पहचानूं कि भाई एक दशहरी आम में है ना, और एक चौसा आम में, या लंगड़ा आम में, ठीक है ना, या सिंदूरी आम में, अल्फांसो आम में डिफरेंस कैसे है? तो कैरेक्टरिस्टिक तो पहचाननी पड़ेगी ना। दशहरी आम ऐसा होता है, चौसा आम इस तरीके से होता है, ऐसे ही आम तो है, लेकिन उसके अंदर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जाननी बहुत जरूरी है। तो सुनना ध्यान से, तो एक टेस्ट हुआ, टेस्ट, ठीक है ना, क्या हुआ? टेस्ट, जिसका नाम दिया गया ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज, सच्चा टेस्ट, यानी कि जिसे आप दुनिया में कभी भी कैंसिल नहीं करवा सकते, झूठा साबित कर ही नहीं सकते। वो ऑलरेडी दुनिया के हर एक कोने में पास है कि भाई इस टेस्ट से यही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल H2O, H2 को O से मिक्स करूंगा तो पूरी दुनिया में पानी बनेगा। इसे पता क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ वाटर। पानी कैसे बनेगा टेक्निकली? पानी H2 को O से मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? पानी। ट्रू टेस्ट, ठीक है ना, जिसे आप झुटला ही नहीं सकते, राइट? किसी बच्चे को बार बार गुलगुली कर रहे हो, गुलगुली कर रहे हो, या तो वो हंसेगा, लेकिन हंसते हंसते के बाद वो इरिटेट हो जाएगा, यार क्या कर रहे हो, तो बहुत हो गया। तो इसका मतलब इरिटेशन का टेस्ट, समझ ना बात? तो ऐसे ही हमने हायर परचेज का टेस्ट किया। किसका टेस्ट किया? हायर परचेज का। उस टेस्ट में अगर उस टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक को करने के बाद कोई चीज पास हो गई तो हम उसको क्या नाम देंगे? इट इज 101% हायर परचेज, और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, राइट? तो पता क्या टेस्ट निकला? टेस्ट ये निकल के आया, केस का नाम ली वर्सेस बटलर, नाम याद रहेगा, शेल्डन वर्सेस कॉक्स। शेल्डन वर्सेस कॉक्स प्राइस बार्टर वाला है ना, कि छोटा बार्टर भी, एक चुटकी सिंदूर भी प्राइस माना जाता है, ठीक है। ली वर्सेस बटलर ने पता क्या बोला? ली वर्सेस बटलर ने बोला अगर किसी भी ईएमआई ट्रांजैक्शन में, है ना, रात की बात, किसी भी ईएमआई ट्रांजैक्शन में अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले, कब से पहले? आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले आप सामने वाले पर्सन को, जैसे हमारे केस में बैंक को, हम ये बोल दें
कि मैं नहीं दे रहा आखिरी इंस्टॉलमेंट, कर लो क्या कर लोगे, कर लो क्या कर लोगे, नहीं दूंगा। तो बैंक पता क्या करेगा, बैंक कार घर से ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ही वो कार आपकी ओनरशिप में आएगी, तो बैंक घर से कार ले जाएगा, ठीक है। और अगर बैंक को केस करना होगा कुछ डैमेजेस लेने के लिए, बैंक को लगता है कि भाई आपने कुछ ज्यादा बेईमानी करी है, तो वो केस चलाएगा कोर्ट में, लेकिन आप उस चीज के लिए रेडी हो। आप कह रहे हो बैंकर से मुझ पे ऊपर पेनल्टी लगानी है, मैं पेनल्टी देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, और कार भी ले जानी है, तो भैया ये कार है, ठीक है, घर ले जाओ, बैंक को ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कानून आपको इस बात की इजाजत दे कि पेनल्टी वगैरह देकर और कार को देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, बात खत्म। तो जज साहब ने कहा अगर किसी भी ग्राहक को आखिरी ईएमआई से पहले, लास्ट ईएमआई से पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, बोल पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हायर परचेज कहने से नहीं रोक सकती। यानी हायर परचेज ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, हायर परचेज ट्रांजैक्शन की पहचान क्या होगी, पहचान क्या होगी, रिसीवर बायर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, टू कैंसिल, बायर हैज द राइट टू कैंसिल या टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम। चांद तारे लगाएंगे, है ना, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं गाना गाते हुए, एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पास्ट, यानी कि ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ, ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप पास होने से पहले, ओनरशिप देने से पहले अगर ग्राहक को ये राइट है कि वो किसी भी टाइम आखिरी ईएमआई से पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, तो ये राइट और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ हायर परचेज में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो ये है ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, ली वर्सेस बटलर, राइट। हिंदी में लिख लो राज की बात। क्या राज की बात लिखेंगे, लिखो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, राइट, क्योंकि यहां लिखने में टाइम लग जाएगा। लिखो राज की बात, हेडिंग डालो और लिखो, अगर ग्राहक के पास, लिखो, अगर ग्राहक के पास आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले, अगर ग्राहक के पास आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट होता है, तो वो ट्रांजैक्शन या वो कॉन्ट्रैक्ट हायर परचेज ही होगा। ठीक है, यानी कि बायर हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी पास्ट। प्रॉपर्टी ओनरशिप जानने से पहले उसके पास राइट है कैंसिल कर दे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हायर परचेज ही होगा। अब ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना, राइट। तो देखो हायर परचेज में क्या होगा, यही होता है, पोजीशन तो चला जाता है, यानी कार तो आप इस्तेमाल कर रहे हो और लोन कितना चल रहा है कार का, 5 साल का, तो 5 साल तक तो आप कार इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आपके पास क्या आ चुकी है, कार की पोजीशन। पोजीशन आई है नालायक, पोजीशन, ओनरशिप नहीं आई है, ठीक है ना। पोजीशन इज डिलीवर्ड ऑन द कंडीशन दैट अमाउंट पेड इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, और आजकल की प्रैक्टिकल भाषा में उसे ईएमआई बोल देते हैं, ठीक है ना, राइट। और प्रॉपर्टी कब जाती है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, ओनरशिप, ओनरशिप इन गुड्स टू पास टू अ पर्सन, यानी रिसीवर कब जाएगी, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट के देने के बाद बैंक आपको उसका ओनर बना देगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात। उम्मीद है हायर परचेज ट्रांजैक्शन को वह बहुत जानदार तरीके से समझ चुके हैं। अब मुद्दे की बात आती है, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अगर हम देखें हायर परचेज में और सेल में डिफरेंस क्या है, तो बहुत बहुत सिंपल सा डिफरेंस है ना। ध्यान से देखिए भाइयों और बहनों, क्या लिखा है, ओनरशिप, ओनरशिप कब जाती है, सेल में, सेल में तो एक हाथ दो एक हाथ लो, है ना, इमीडिएट इफेक्ट, यानी उसमें तो सामने टू सामने खेल खत्म हो जाता है। कैश सेल्स ओनरशिप चलेगी, कब जाएगी, कब जाएगी भाई, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। सर मजा आ गया, बहुत सिंपल सी बात थी, राइट। पोजीशन, बायर क्या होता है, ओनर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सामान खरीद चुके हो। हायरर, है ना, यानी कि आपने कार ले ली तो आपको बोला जाएगा हायरर, आप क्या हो, बेली। बेली बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप बेली की तरह माने जाओगे, आप उस कार को, है ना, बिल्कुल ऐसे यूज करोगे, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस,
अपना मान के उसकी टेक केयर करोगे, अनऑथराइज यूज नहीं करोगे, ये नहीं कि उसका है ना क्या कहते हैं इलीगल काम के लिए यूज कर लिया, किडनैपिंग के लिए यूज कर लिया, नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आप बेल ही रहोगे। समझ में आ गई बात। अगला देखो क्या लिखा है, अगले देखो ध्यान से क्या लिखा है, राइट टू टर्मिनेट। बायर के पास कोई सेल होगी ना, सामान आपके घर पे आ गया, अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही नहीं कर सकते, वो तो सामान आपका हो गया, आप किस बात का कैंसिल करना। लेकिन आपके पास, क्योंकि आप कार के ओनर हैं, आप आखिरी इंस्टॉलमेंट तक आपके पास राइट है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप इज ट्रांसफर। पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स की पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ गुड्स ध्यान समझना, नीड नॉट नेसेसरी टू बी ट्रांसफर, यानी कि अगर सेल हो गया, ठीक है, आपने पैसे दे दिए, सामान भी खरीद लिया, लेकिन आप उसे कह रहे हो कि भैया देखो यार मैं तो जा रहा हूं ऑफिस काम से, एक काम कर भाई, ये सामान ना मैंने पैसे दे दिए, बिल भी हो गया, सामान भी तैयार है, भाई मेरे घर पे पहुंचा दे, होम डिलीवरी कर देना यार, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी की बात आ रही है, तो क्या होगा, अब वो सामान कहां जा रहा है, तुम्हारे घर पे जा रहा है, अब जाने में 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, तो पोजीशन तो आपके घर पे आपके पास पहुंचेगी 1-1.5 घंटे बाद, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, सेल तो हो गई। इसी जैसे सबने बोला पोजीशन नेसेसरी नहीं कि इमीडिएट पास हो, पोजीशन में तो आप सामान घर पे पहुंचा लो, होम डिलीवरी टाइप करा सकते हो, लेकिन हायर परचेज में तो आप ईएमआई, पैसा, लोन का इंटरेस्ट, ब्याज सब देने के लिए तैयार। पता है क्यों, भैया कार मुझे अभी चाहिए, कार मैं अभी चला रहा हूं तभी तो उसकी ईएमआई भरूंगा, भैया मोबाइल ले लिया तभी तो उसकी ईएमआई भरूंगा, भैया मैं पैसे दिए जा रहा हूं, इंटरेस्ट के, ब्याज के, प्रिंसिपल, और कार नहीं है तो मैं फ्री का लोन थोड़ी दूंगा। तो ईएमआई सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में पोजीशन क्या होती है, इमीडिएट ट्रांसफर होती है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा तब मैं आपको पैसे भरूंगा ईएमआई के, राइट। पासिंग ऑफ टाइटल बाय द बायर, यानी बायर क्या उसे रीसेल कर सकता है, यहां में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपके पास सेल में ओनरशिप आ गई, वो सामान आपका है, ठीक है ना। अगर आपके पास मोबाइल आ चुका है और आपने इसे सेल्स में खरीद लिया, अभी आपके पास है ना, ये मोबाइल मेरे पास है ना, अब मैं इसे फेंक, है कि नहीं बात, अब मैं इसे किसी और को बेच दूं, तुमने कहा सर अच्छा लग रहा है हमें बेच दो यार, ठीक है, तो मैंने आपको बेच दिया, तो भाई इसमें मेरी है ना ओनरशिप है, तो मैं उसे कभी भी बेचूं, कितने रुपए में बेचूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जज साहब ने कहा बायर तो क्या कर सकता है, गुड्स सेल कर सकता है थर्ड पार्टी को, क्यों भैया ओनरशिप क्या हो चुकी है, बायर के पास पहुंच चुकी है। लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया, जब डिस्कस करा तभी बता रहा था ना, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए और बैंक आपके नाम पे पेपर ना कर दे, तब तक आप उसको बेच ही नहीं सकते बिना बैंक की इजाजत लिए। हायरर यानी आप जिसने कार खरीदी है, कैन नॉट ट्रांसफर गुड्स थर्ड पार्टी बिकॉज ओनरशिप, मालिकाना अधिकार ट्रांसफर नहीं हुआ है आपके पास सिर्फ राइट टू यूज है, समझ ना बात, लेकिन आप उसके मालिक अभी नहीं है, ठीक है। सर समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल केस था। और जीएसटी ये तो आपको पता ही है भाई, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। टैक्स की अगर बात करें, ठीक है, टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स इज लेवी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो आप उस पर टैक्स लगाते हो, ठीक है। सामान खरीदने गया तो वो तभी के तभी बिल बना रहा है आपका, और तभी के तभी बिल बना रहा है, बिल में टैक्स लग के आता है, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, सामान ऑर्डर कर दिया खाने पीने का, जब बिल आएगा तो पता है 5% है ना, CGST, SGST देखते होंगे आप, है ना, IGST, तो क्या होता है 5% आपको ऑन द स्पॉट टैक्स लग के आपको बिल दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हायर परचेज है, ठीक है, तो हायर परचेज में क्या होता है, टैक्स इज नॉट लेवी अनलेस इट इवेंचुअली है ना राइपन इनटू सेल, यानी कि उसके ऊपर कई केसेस में, है ना, कई केसेस में उसके ऊपर टैक्सेस कब लगाए जाते हैं, जब वो फाइनल क्या हो जाता है, सेल में होता है, राइट। हालांकि प्रैक्टिकली अब क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली आपको क्या करते हैं, टैक्स लगाने के बाद जब हम कार खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली अब होने लगा ऐसा, है ना, ये तो खैर पुराना लॉ है। प्रैक्टिकली क्या होता है, कार जब मैंने खरीदी तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं उसमें सब कुछ टैक्स, रोड टैक्स वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है पहले से जुड़ के हमें मिलती है, बताता है ये फाइनल प्राइस है ना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, राइट। लेकिन अगर मशीनरी वगैरह चलती है, जैसे कई बार हायर परचेज में हमने मशीनरी ले ली जो बिजनेस में चलती है, उन केसेस में क्या होता है, टैक्सेस का अमाउंट अब तभी डिसाइड करते हैं जब हम उसको फाइनली क्या करते हैं, कंक्लूडेड टू सेल करते हैं। तो 2 ऑप्शन होते हैं हायर परचेज में, अब प्रेजेंट लाइफ में 2 ऑप्शन है, या तो आप टैक्स का अमाउंट अभी लगा के बता दो भाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इतना पैसा है,
या फिर आप ये कहते हो कि भाई पहले मैं सामान ले जाऊंगा, इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, टैक्स वेक्स की बातें कब करेंगे, जब फाइनली होगा तब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट में मुझे टैक्स का अमाउंट भी बता देना, तो मैं जो टैक्स का पैसा दूंगा वो तब दूंगा जब मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हायर परचेज के केस में चलते हैं, या तो आप टैक्स लगाकर इंस्टॉलमेंट शुरू कर दो, या फिर बिना टैक्स के इंस्टॉलमेंट शुरू कर दो, और टैक्स कब लगेगा, जब आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी, यानी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तब लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टोटल टैक्स लगेगा। तो ये सिस्टम हायर परचेज में चलता है, आप आगे जाके है ना इंटर में फाइनल में सीखेंगे इस चीज को प्रैक्टिकली। आगे बात समझ में आ चुकी होगी। अगला देखो मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अभी मैं बताओ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ इस कॉन्सेप्ट का पता क्या नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आप इसे प्रैक्टिकल भाषा में क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अभी बताओ तुमने कभी घर बनवाया है या पापा ने बनवाया होगा, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, फिल्म में देखते हैं है ना, पिताजी इमोशनल हो रहे होते हैं और वो कहते हैं इस घर की एक एक ईंट है ना पाई पाई जोड़कर मैंने एक एक ईंट रखी है ना, इस घर को मैंने बहुत ही शिद्दत से बनाया है, राइट, तब जाके ये एक है ना आशियाना खड़ा हुआ है। अगर पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पाई पाई इकट्ठी कर कर इस एक एक ईंट को मैंने है ना बहुत ही ईमानदारी से बनाया, तो एक्चुअली में उनका मतलब ये कि वो खुद लेबर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो भाई ये घर मेरा है, ये घर मैंने बनवाया, तो तुमने ईंट रखी है क्या, ईंट लगाई, चूना लगाया, फिर ईंट लगाई, फिर सीमेंट लगाया, फिर पुताई भी हम ही कर रहे हैं, ऐसा है क्या, नहीं ना। इमोशनली क्या है कि बनाया हमने, लेकिन प्रैक्टिकली बनाया तो लेबर ने है। ठीक है, लेबर अगर घर बना रही है, राइट, और साथ में आजकल तो क्या होता है पूरा लेबर के साथ साथ मेटेरियल का भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम ठेकेदार को, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे लेबर भी मिल रही है प्लस मटेरियल भी सामने वाला ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ही ला रहा है। समझ ना बात। अब भैया लेबर ने घर बना दिया, लेबर घर बनाने के बाद लेट गई, वही सो रही है, हम तो सो रहे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह रहे हो भैया क्या चक्कर है, यहाँ कैसे लेट गए, सामान वामान हटाओ जाओ, वो कह रहे भैया हमने बनाया हमारा हो गया, हमने बनाया हमारा हो गया। ऐसा कह सकते हो कि हमने बनाया हमारा हो गया? सिंपल सी बात, भैया तुम रास्ते से जा रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहे थे, तुम्हारी कार का टायर पंचर हो गया, तुमने मैकेनिक के पास गए, भैया पंचर लगा देना, उसने टायर का पंचर लगाया, बढ़िया लगाया, ठीक कर दिया, वो कह रहा टायर का पंचर मैंने लगाया ना, मेरी हो गया, मेरा टायर हो गया, आज के बाद मेरा टायर है, मैंने पंचर लगाया, वरना खुद लगा लेते, है कि नहीं बात। तो ऐसा वो बोल सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या है, वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट जब होता है जिसमें सामने वाला घर भी बना रहा है, ठीक है ना, या आपके टायर का पंचर भी लगा रहा है, तो वो सर्विस की फीस ले रहा है। क्या लेगा? सर्विस की फीस लेगा, ठीक है ना, लेकिन वो गुड्स या वो सामान उसका नहीं हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, आपने गोल्ड दिया रॉ, है ना, गोल्ड के बिस्किट आते हैं ना, हमने गोल्ड का बिस्किट खरीदा, रॉ गोल्ड लेके चले गए आप पीसी ज्वेलर्स के पास, पीसी ज्वेलर्स वालों को बोला इसकी अंगूठी बना दो, रिंग बना दो, उन्होंने आपका गोल्ड पिघलाकर रिंग बना दी, फिर वो क्या बोल रहे हैं, हमने बनाई, हमारी होगी, हम पहनेंगे। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वर्क किया है, लेबर दी है, यानी आपका काम किया, अपनी लेबर दी है, लेकिन वो सामान उनका नहीं हो जाएगा। इसका मतलब दे प्रोवाइड ओनली सर्विस एंड दे विल हैव सर्विस चार्ज। उनको क्या मिलेगा? सर्विस चार्ज मिलेगा, ठीक है, सर्विस का फीस मिलेगी, लेकिन वो सामान उनका नहीं होने का। आई होप तीनों के समझ में आ चुके होंगे। लेबर का घर नहीं होता, पंचर लगाने के बाद पंचर वाले का टायर नहीं हो जाएगा, और गोल्ड की अंगूठी बनाने के बाद अंगूठी बनाने वाले की, सुनार की नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब समझ जाओ तो उसमें डिफरेंस क्या होगा। अगर सेल है, ठीक है जी, अगर सेल है तो बताओ ओनरशिप जाती है नहीं जाती? जाती है नहीं जाती है भाई और बहनों? जाती है नहीं जाती है? सर ओनरशिप बायर के पास चली जाती है, जिसको सामान दिया जा रहा है उसके पास ओनरशिप भी चली जाती है, कुछ भी करे वो। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो क्या ओनरशिप जाएगी? ना मुन्ना ना, ओनरशिप नहीं जाएगी। फिर क्या होगा? ओनली डूइंग सम वर्क ऑफ लेबर, सिर्फ लेबर चार्ज उसे दिए जाएंगे, फीस उसके काम की उसकी फीस दी जाएगी उसे, बस लेबर चार्ज दिए जाएंगे। एग्जाम्पल देखो वही लिखा है, गोल्ड सप्लाई किया आपने सुनार को कि भैया एक ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी बना दे,
तो उसके बनाने की सिर्फ आप उसे फीस दोगे, गोल्ड रिंग उसकी नहीं हो जाएगी। दूसरा, एन आर्टिस्ट आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर, ठीक है ना, कि भाई मैं बैठा हूं सामने, मेरी फोटो बना दो, ठीक है। अब वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, आपका स्केच ड्रॉ कर रहा है, तो वो स्केच ड्रॉ करने के क्या ले रहा है, आपसे फीस ले रहा है कि भाई मैं इतनी फीस लूंगा स्केच ड्रॉ करने की, लेकिन ड्रॉ करने के बाद वो पेंटिंग उसकी नहीं हो जाएगी। भैया मैंने ड्रॉ किया, मेरी हो गई, तो फिर आप कह रहे हो भाई मैं मुझे बिठाया क्यों, है कि नहीं बात, मैं पैसे देता रहा हूं, समझ आ चुकी होगी बात। इस केस में साफ साफ डिफरेंस आपको पता लग रहा है। सेल में ओनरशिप जाती है, वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ लेबर की फीस जाती है, गुड्स की ओनरशिप नहीं जाती। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात थी, है ना, मजा ही आ गया बिना किसी टेंशन के। अब बेलमेंट याद है, बेलमेंट याद है कि नहीं भाई और बहनों, बेलमेंट स्कूटी ले गया दोस्त, ठीक है, कई घंटे बाद आ रहा है, इलीगल यूज कर रहा है, घुमा रहा है, याद आ गई ना बात, और कह रहा है मुझे ब्रेक लगाने का मन नहीं किया, स्कूटी दीवार में मार के रोक दी मैंने, तो वो ठीक कराएगा नहीं कराएगा, बिल्कुल कराएगा। तो इसका मतलब डिफरेंस देखो सेल में और बेलमेंट में। ओनरशिप की बात करें, सेल में तो ओनरशिप इमीडिएट इफेक्ट से ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर के पास, बार बार हम यही पढ़ रहे हैं। क्या बेलमेंट में, ठीक है, ओनरशिप जाती है क्या आपने अपनी स्कूटी किसको दी, दोस्त को दे दी, ठीक है, भाई बस यहीं तक जा रहा हूं, बस अड्डे तक, बस अड्डे से आ रहा हूं रे, ठीक है ना, राइट, तो क्या वो ओनरशिप चलेगी, मतलब उसके नाम पे कर दिया आपने, पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं ना, सिर्फ क्या जाता है, सिर्फ पोजीशन का मतलब अब तक आप समझ चुके हो नहीं, राइट टू यूज। पोजीशन का मतलब होता है सिर्फ इस्तेमाल करने का राइट, क्या लिखोगे, राइट टू यूज, सिर्फ उसके पास इस्तेमाल करने का, स्कूटी को इस्तेमाल करने का राइट जाता है। भाई तो जिस काम के लिए जा रहा है उसको काम करके जल्दी से आ जा, ठीक है ना, राइट, और फ्री में ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेलर से बेली के पास सिर्फ राइट टू यूज आता है, लाइक सेफ कस्टडी, कैरियज एटसेट्रा, ठीक है ना, राइट, किसी भी रीजन से, राइट, तो उसको उसकी सेफ कस्टडी रखनी पड़ेगी, उसको संभाल रखना पड़ेगा, अनऑथराइज यूज नहीं करना, ये बेली की ड्यूटी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ ली थी। रिटर्न ऑफ गुड्स, सिंपल सी बात, क्या सेल में आपको सेलर को गुड्स लौटाने हैं खरीदने के बाद, कि भाई खरीद लिए, ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, 1 साल हो गए भाई, ठीक है, कॉल करा सैमसंग वालों को, भैया ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, वापस लौटा दोगे क्या, ना मुन्ना ना, रिटर्न ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट सेल इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। लेकिन आपका दोस्त आपकी स्कूटी ले गया है, तो भैया वापस मांगोगे नहीं मांगोगे, तो ये बात तो बेलमेंट के लॉ में ही लिखी है कि बेलर को जो टाइम दिया गया है, बेलर ने बेली को, कि भाई इतने टाइम पे सामान देना, इतने टाइम पर स्कूटी देनी है, उस टाइम पे लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना, काम होते ही, यानी कि जो पर्पस के लिए वो स्कूटी ले गया कि बस अड्डे तक जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं भाई, अभी आ रहा हूं बस अड्डे तक, तो बस अड्डे से एकदम वापस आना पड़ेगा, वो घूमते फिरते नहीं आ सकता, राइट। और लास्ट पॉइंट जो इसमें डिफरेंस क्रिएट करता है, कंसीडरेशन, भैया पैसे तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि सामान खरीदा बेचा जा रहा है, ठीक है। बेलमेंट में आपने स्कूटी दी है, तो मैं तो हमेशा एग्जांपल ही देता हूं, स्कूटी अपने दोस्त को क्या कर रहे हो, फ्री में दे रहे हो, कह रहे हो भाई इस्तेमाल कर ले, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले जा, टाइम पे आ जाओ यार बस, ठीक है ना। तो कंसीडरेशन में भी ग्रेशियस, अब ये मत पूछना ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, दिल टूट जाएगा मेरा, दिल टूट जाएगा। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, ग्रेशियस का मतलब होता है फ्री, तो आप अपनी स्कूटी इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ फ्री में, यार ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर उससे आप कह सकते हो नो भाई फ्री नहीं है, ये मत सोचो बिल्कुल फ्री है, इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, या इतने का तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, दोस्ती यारी में चलता है, पेट्रोल डला दियो भाई, 100 का तो पेट्रोल बनता है, इतनी दूर जा रहा है तो, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है, राइट। आई होप बात बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल विद केसेस आपको समझ में आ चुकी है, राइट, कि हमने क्या टॉपिक आज कवर करे हैं, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे, राइट। उम्मीद है अब तक का टॉपिक आपको बिल्कुल टिप्स पे होगा, तो मैं मिलूंगा, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए,
एक नए लेक्चर में, एक नए सेक्शन के साथ, एक नई कहानी के साथ। राइट, तब तक आपको पता ही करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम आसमान की सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो चलता हूं, दुआओं में याद रखना।